गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था और आज भी मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ाने वाला हूँ। मैंने उसमें आपको दो एक्सपेरिमेंट पढ़ाए। पहला था टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू गिवन सेल्स और सेकंड था टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2। आज मैं आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। बच्चों, प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। आपको लैब में लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल मिलते हैं, वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं क्योंकि उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जब उनका इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है, न्यू इलेक्ट्रोलाइट फिल करना पड़ता है और जो उसके इलेक्ट्रोड्स उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है इसमें हम लोग एक गिवन प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस डायग्राम में एक सर्किट शो किया हुआ है और ये वही सर्किट है जिससे हम लोग एक गिवन प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। बच्चों, ये आपका मीटर स्केल है जो पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर लगा हुआ है और ये जो शो किया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम ए अप टू बी, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका जो टोटल लेंथ होता है 4 मीटर टू 30 मीटर कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि अगर इस वायर का लेंथ ज़्यादा रखोगे तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। फिलहाल इस डायग्राम में 4 मीटर वायर दिखाया हुआ है। स्ट्रेट लेंथ 1 मीटर होता है, फोल्डेड लेंथ इसका नेग्लिजिबल होता है। तो ये 4 मीटर लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर का शो किया हुआ है। बिटवीन ए एंड बी अगर हम लोग सप्लाई शुरू कर दें तो इसमें करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। बिटवीन ए एंड बी एक स्टोरेज सेल E1, देन की K1, रियोस्टेट RH सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद बच्चों टर्मिनल ए से एक लेड वायर लेते हैं और फिर यहाँ पर एक गिवन प्राइमरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका है। वैसे तो ये अंदर का होता है लेकिन उसको सेल के साइड में दिखाने का प्रोविज़न है और बाहर से एक बॉक्स बना देते हैं। ये पूरा बॉक्स सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल के साथ सीरीज़ में फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है, शंटेड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक जोकी लगी होती है। सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की K2 को सीरीज़ में लगा देते हैं। एक छोटा सा लूप यहाँ पे बनाती है। सपोज मैंने की K2 को क्लोज कर दिया, की K1 को भी क्लोज कर दिया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। सपोज मैंने जोकी को पॉइंट J पे टच करा दिया। मैंने पाया क्या, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दिया, सपोज क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर रही है। उस करंट को मैंने I4 सिंबल दे दिया, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन दिखा दिया। सपोज इसमें मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन I4 का दिखाया। तो आप पढ़ चुके हो कि जो करंट होती है जंक्शन टू जंक्शन सेम होती है। तो इस जंक्शन से I4 निकल रही है और इस जंक्शन तक I4 मानी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, कुछ करंट इस सेल वाले आर्म से भी गुजर रही होगी। जंक्शन टू जंक्शन उसको I1 मैंने शो करा है। कुछ करंट नीचे वाले आर्म से गुजर रही होगी। जंक्शन टू जंक्शन उसको I2 मैंने शो किया हुआ है। कुछ करंट इसमें भी पाई जाएगी, सपोज ये I5 है। फिर
ए से स्टार्ट होकर इसमें करंट आई शो किया हुआ है, तो अगले जंक्शन तक करंट आई होगी, आई मीन अगला जंक्शन जे होगा। फिर से देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम जे, यहाँ से करंट आई चल रही है, फिर इस सर्किट से फ्लो करती हुई करंट आई जंक्शन ए तक आएगी। फिर ए के बाद जो रेजिस्टेंस वायर है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का, इसमें एक डिफरेंट करंट होनी चाहिए, से दिस इज I3, तो I3 इसमें ऐसे फ्लो करते हुए अगले जंक्शन तक यहाँ तक आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो इसमें एवरीवेयर करंट पाई जाएगी, बट जंक्शन टू जंक्शन सेम होगी, उसके बाद चेंज हो जाएगी। अब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने में, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए स्टेप्स बने हुए हैं। स्टेप 1, सी द नेक्स्ट फिगर बी। स्टेप 1 को समझने के लिए फिगर बी को आपको देखना होगा। मैं आपको फिगर बी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों ये है फिगर बी। इससे मैंने क्या किया है, K2 को ओपन कर दिया है कि K2 को अगर सोन बाय येलो कलर अगर इसको ओपन कर दोगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स आपके सर्किट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगी, ये सर्किट में कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया इसलिए इसको लाइट येलो कलर से दिखाया हूँ। ये मेरे सर्किट में बिल्कुल काम नहीं करेगा, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर पाएगी। मेरे सर्किट में सिर्फ ये प्राइमरी सेल ही कनेक्ट हो पाएगा, और ये आपका शंटेड गैल्वेनोमीटर और ये जोकी। तो मैं करूँगा, एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहा हूँ। जोकी को पहले ए के पास रखा जाएगा, वेरी नियर टू ए। सपोज इसमें एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन मिला, फिर जोकी को पॉइंट बी के पास रखा जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन में रिवर्सल होगा, इस बार क्लॉकवाइज होगा। जब गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में रिवर्सल होता है तो कहते हैं कि सर्किट बिल्कुल सही जुड़ा है, कहीं लूज कनेक्शन भी नहीं है। तो सपोज़ मुझे रिवर्सल मिला, मैंने मान लिया कि मेरा सर्किट का कनेक्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चे जोकी को पॉइंट ए से धीरे धीरे उठाकर आगे ले जाते हैं, ले जाते मैंने सपोज़ पॉइंट J1 पे जोकी को रखा, पॉइंट J1 पे जोकी को टच कराया तो अचानक इसका डिफ्लेक्शन 0 हो गया। बच्चों डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट नहीं होगी। तो गैल्वेनोमीटर आर्म से ये इलेक्ट्रॉन्स सेल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब फिर इधर भी करंट नहीं होगी, फिर यहाँ तक करंट नहीं होगी, इस आर्म में करंट नहीं होगी, यहाँ तक करंट नहीं होगी, फिर नेक्स्ट जंक्शन J1 तक करंट नहीं होगी। डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब इस गैल्वेनोमीटर आर्म में जंक्शन ए से लेकर J1 तक इसमें करंट क्या पाई जाएगी, 0। बच्चों जब यहाँ तक करंट 0 पाई जाएगी तो फिर इस रेजिस्टेंस वायर के दोनों तरफ सेम करंट होगी। अगर लेफ्ट साइड में आई दिखाए हो तो राइट साइड में भी आई होगी, फिर करंट आई ऐसे घूम घूम के यहाँ तक होगी। आपको मैं बता चुका हूँ कि इस वायर में करंट 0 होगी तो जंक्शन ए के दोनों तरफ करंट आई होनी चाहिए। जब राइट साइड में आई दिखाए हो तो इधर भी आई होगी। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्लॉकवाइज इसमें करंट आई ऐसे फ्लो करेगी और इस वायर से ऐसे गुजर जाएगी। तो फिर करंट आई आपके रेजिस्टेंस वायर से फ्लो करना शुरू कर देगी, तो इसमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, I इंटू लैम्डा। सेम टू सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर में इस्टेब्लिश हो जाएगा, I इंटू लैम्डा, क्योंकि सेम टू सेम करंट इसमें फ्लो करनी शुरू कर जाएगी। J1 को नल पॉइंट बोला जाएगा। तो इस नल पॉइंट का जंक्शन ए से डिस्टेंस मीटर स्केल पे रीड किया जाएगा। तो उसको कैसे रीड किया जाएगा, ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर यानी कि 3 मीटर, फिर ये लेंथ, इसकी सिधाई मीटर स्केल पर देखकर ये लेंथ में मेज़र कर लूँगा और 3 मीटर में उसको सम कर दूँगा। तो सपोज़ उस लेंथ को L1 सिंबल से डिनोट किया जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन A टू J1 दैट इज़ कॉल्ड L1। तो माना ये जाएगा बच्चों कि सेल का जो EMF है उसको L1 लेंथ ने बैलेंस किया। तो इसका प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ। इक्वेशन बनेगा EMF E इक्वल्स K इंटू L1। देखो स्मॉल r से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसमें करंट ज़ीरो है, स्मॉल आर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इक्वेशन बनेगा EMF E इक्वल्स K इंटू L1, वो इक्वेशन मैंने लिख के दिखाया है। EMF E equals K into L1, this is equation number 1, where K is potential gradient along the wire AB. Now come to step 2. स्टेप 2 के लिए सीधा बिलो फिगर ए, आप फिगर ए को देखो। फिगर ए में देखो क्या करता हूँ बच्चों। फिगर ए में मैंने क्या किया है, K1 को क्लोज किया है, K2 को भी क्लोज कर दिया है। K2 को क्लोज करने से रेजिस्टेंस बॉक्स आपके सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस बार रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसको मैंने एलिमिनेट नहीं किया है। नल पॉइंट सर्च करता हूँ, जो कि को पॉइंट ए से उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट J2 पर जैसे मैंने प्लेस किया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिला। जो स्कूल लैब में आपको गैल्वेनोमीटर मिलता है उसमें 0 बिल्कुल सेंटर में होता है और दोनों तरफ इसमें डिवीजन बने होते हैं। तो इस वक्त गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिला। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट 0 होगी, इस पोर्शन में 0 होगी, यहाँ 0 होगी, इस वर्टिकल पोर्शन में 0 होगी और यहाँ अप टू पॉइंट J2 0 होगी। तो बच्चों अगर J2 पॉइंट तक करंट 0 होगी तो इस जंक्शन J2 के दोनों तरफ सेम करंट होगी। अगर लेफ्ट साइड में आई दिखाए हो तो राइट साइड में भी आई होगी, मगर ये राइट साइड में जो आई होगी वो जंक्शन ए से आएगी। उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे करंट 0 होगी तो इस जंक्शन के दोनों तरफ करंट सेम होनी चाहिए। तो मैंने दिखाया कि इसमें I1 करंट सर्कुलेट हो रही है। तो I1 इस जंक्शन से डाउनवर्ड आ रही होगी, फिर राइटवर्ड जाएगी, फिर अपवर्ड जाएगी, फिर लेफ्टवर्ड जाएगी। बच्चों आप देख सकते हो कि इस छोटी सी लूप में करंट I1 सर्कुलेट हो रही है। इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई तभी होगा जब जंक्शन ए तक इस वाले आर्म में करंट 0 पाई जाएगी। जब इसमें करंट 0 होगी तभी जाके यहाँ पे इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होगा। आई मीन इंटरिंग करंट I1 इक्वल्स लीविंग करंट I1। इस पोर्शन में भी करंट क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली 0 होनी चाहिए। और जब इस पोर्शन में करंट 0 होगी फिर इसके दोनों तरफ करंट सेम होगी। आई मीन लेफ्ट साइड में I1 तो राइट साइड में भी आई मीन इस लूप में करंट I क्लॉकवाइज सर्कुलेट होनी शुरू हो जाएगी। जब सेम टू सेम करंट I पूरे लूप में सर्कुलेट होगी तो पहले की तरह इस वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर से स्टेब्लिश हो जाएगा। J2 को नल पॉइंट माना जाएगा। J2 का टर्मिनल A से डिस्टेंस मेजर कर लिया जाएगा। इस बार इस डिस्टेंस को L2 बोला जाएगा। बच्चों इस बार इस छोटे से लूप में करंट एस्टेब्लिश हो गई है। तो जब सेल को बॉक्स में दिखाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को बॉक्स के अंदर दिखाते हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। सेल से जब करंट I1 विड्रॉ करी जा रही है तो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा बच्चों उसका सिंबल अब V होगा। इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा, उसको टर्मिनल वोल्टेज V बोला जाएगा। और इसी टर्मिनल वोल्टेज V को इस पोटेंशियोमीटर का L2 लेंथ बैलेंस करेगा। जब L2 लेंथ बैलेंस करेगा तो इक्वेशन बच्चों कैसे बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल दैट इज V इक्वल्स व्हाट, K into L2, K into L2 where K is potential gradient in this wire। इसका इक्वेशन 2 कैसे बनेगा देखो दिखा रहा हूँ बच्चों। इसका इक्वेशन बनेगा V इक्वल्स K into L2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा EMF अपॉन B, राइट साइड में मिलेगा L1 अपॉन L2 बिकॉज K कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज का मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ आपको कि जब सेल से करंट विड्रॉ करते हो तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू EMF माइनस I1 into R आता है, पर I1 इज करंट फ्लोइंग अक्रॉस सेल। सो पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल C माइनस I1 R। और इस छोटे से लूप में जब किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करोगी,
सपोज आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई नोन वैल्यू का जो की है वो आपने निकाल लिया है और अदर कीज को सॉर्ट करा दिया है, तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स में कितने ओम का रेजिस्टेंस आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस छोटी सी लूप में कि आप सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो इस I1 का फॉर्मूला बनेगा EMF E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बच्चों ये फार्मूला आपको पहले से बताया हूँ, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल C माइनस I1 R, और किरचॉफ सेकेंड लॉ से I1 की वैल्यू आएगी E अपॉन R प्लस R। I1 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो तो V की वैल्यू आती है EMF माइनस E बाई R प्लस R इंटू स्मॉल r। उसके बाद E यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा, फिर V से डिवाइड किया जाएगा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो मिलता है E अपॉन V इक्वल्स R प्लस R अपॉन कैपिटल R, दैट इज 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। से इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन 3 में आपने E बाई V का रेशियो L1 अपॉन L2 निकाला है। इक्वेशन 4 में E बाई V का रेशियो 1 प्लस R बाई R निकाला है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, आई मीन दोनों को इक्वल कर डालो। जब दोनों को इक्वल कर डालोगे तो एक नया इक्वेशन मिलेगा, इसमें 1 को राइट ट्रांसफ़र करो, स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू आती है L1 अपॉन L2 माइनस 1। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू आएगी कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। आपने लैब में L1 L2 मेज़र किया होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। रेजिस्टेंस बॉक्स में कैपिटल R की नोन वैल्यू आपको पहले से पता होगी, उसको यहाँ पे ओम में पुट करो और इस फार्मूले से स्मॉल r की वैल्यू सॉल्व कर लो। इस तरह से स्कूल लैब में आप विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और मैंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझा दिया है, 2 डायग्राम बना के अच्छे से समझाया है। बच्चों इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको आपके टेक्स्ट बुक में कतई नहीं मिलेगा। मैंने उसको एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की है और सिंप्लीफाइड मेथड बताने की कोशिश करी है। इस तरह से पोटेंशियोमीटर का थर्ड एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के कंपैरिजन में सुपीरियर क्यों माना जाता है, इसके लिए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको समझाता हूँ। When we measure the EMF of a cell by a potentiometer, then in the position of null point, no current flows in the cell circuit। ऐसा मैंने आपको दिखाया, सेल सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती, दैट इज द सेल इज ऑन ओपन सर्किट। यस, hence we obtain the actual value of the EMF of the cell. Thus a potentiometer is equivalent to an ideal voltmeter of infinite resistance। बच्चों आपने अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने देखा कि सेल सर्किट में कोई करंट नहीं थी, करंट I1 उसमें लोकली फ्लो कर रही थी, लेकिन सेल सर्किट में कोई करंट नहीं थी। तो यहाँ पे एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र होता है वो मॉडिफाई नहीं होता, इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कर सकते हैं। फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ अ वोल्टमीटर, द डिफ्लेक्शन इन द वोल्टमीटर इज टू बी रेट। ऐसा होता है, देयर मे बी सम एरर इन रीडिंग द डिफ्लेक्शन। यस, जब वोल्टमीटर आप किसी सर्किट में यूज करते हो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए, तो वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन रीड करोगे तो उसमें रीडिंग एरर आने का चांस है, उससे भी आप एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ऑन द अदर हैंड द पोटेंशियोमीटर मेथड इज़ अ नल मेथड। जब पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हो नल पॉइंट ढूंढते हो, नल पॉइंट की पोजीशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तो रीडिंग एरर आने का कोई चांस नहीं है। One has to read null point position on the wire. In reading the null point position, there can be a maximum error of 1 millimeter.
बच्चों नल पॉइंट की पोजीशन जो होती है उसको पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस मेज़र करते हो मीटर स्केल पर, तो अधिक से अधिक आप मीटर स्केल के लीस्ट काउंट के बराबर गलतियाँ करोगे। 1 मिलीमीटर का अधिक से अधिक एरर आप करोगे। 1 मिलीमीटर में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना एरर आप कर सकते हो। सपोज पोटेंशियोमीटर वायर 4 मीटर लॉन्ग है और इस 4 मीटर लॉन्ग वायर में 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एज इट, तो 1 मिलीमीटर के लेंथ में कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा 2 वोल्ट अपॉन 4000 मिलीमीटर, दैट इज 0.0005 वोल्ट पर मिलीमीटर। यानी कि बच्चों पोटेंशियोमीटर में 1 मिलीमीटर का जो लेंथ आप एरर करोगे तो मैक्सिमम जो एरर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने में आएगा वो 0.0005 वोल्ट के बराबर आएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है नेग्लिजिबल है, ये बहुत ज़्यादा एरर नहीं है, इसलिए इस मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स यूजेस। बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और इसका ओरिजिनल जो प्रिंसिपल फार्मूला है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, कैसे यूज करते हैं और क्या इसका एक्चुअल फंक्शन है, सिर्फ उतना ही बताया जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल फार्मूला उसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा। ये फिगर ए है, इसमें मैंने एक गैल्वेनोमीटर दिखाया। मैंने एक ऐसा गैल्वेनोमीटर दिखाया है जिसका जो जीरो है वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। प्रैक्टिकली जो स्कूल लैब में गैल्वेनोमीटर पाए जाते हैं उसमें जीरो लेफ्ट एक्सट्रीम पे नहीं होता, सेंटर में होता है और पॉइंटर सेंटर में होता है। रीडिंग लेफ्टवर्ड भी हो सकती है, राइटवर्ड भी हो सकती है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर इस फिगर में बनाया हूँ उसका जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और सारे डिवीज़न राइट साइड में सर्कुलर स्केल पे बने हुए हैं। मैंने जूम किया कि सपोज इसमें 100 डिवीजन्स बनाए गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। ये पोल पीसेज है, आई मीन ये परमानेंट मैग्नेट है। नॉर्थ पोल साउथ पोल दे आर कॉल्ड पोल पीसेज। इनका जो फेस होता है इसको सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है। साउथ पोल का भी पोल जो फेस होगा सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है। ऐसा करने से दोनों पोल पीसेस के बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे रेडियली आएगा, फिर यहाँ से घूम के रेडियल हो जाएगा, ऐसे रेडियल जाएगा और सेंटर के पास से घूम के ऐसे रेडियल हो जाएगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश करने से सेंटर में एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन की कोर दिखाई गई है। ये सिलिंड्रिकल होता है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ कोर होता है। टॉप पे और बॉटम पे पिवटेड होता है, ऊपर भी स्पायरल स्प्रिंग होता है, नीचे भी स्पायरल स्प्रिंग होता है और इस पर एक लाइट पॉइंटर स्क्रू कर दिया जाता है। फिर बच्चों इस सॉफ्ट आयरन की कोर पर आर्मेचर कॉइल की वाइंडिंग करी जाती है, बिल्कुल डायमीटर के लॉन्ग। एक पतली सी यहाँ पे कॉपर की कॉइल वाइंडिंग कर दी जाती है, तो देखने में उसका जो शेप होता है रेक्टेंगुलर दिखाई देता है। उसके दो किनारों को लेफ्ट एंड को ला के इस पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाते हैं, अंदर ही अंदर राइट एंड को ला के इस नेगेटिव टर्मिनल से मिला देते हैं। इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर बन जाता है। अब सपोज आपने इसको सर्किट में कनेक्ट कर रखा है, तो सर्किट से आने वाली करंट आई वो यहाँ से सीधे ऐसे टर्न हो जाएगी, फिर गैल्वेनोमीटर कॉइल से करंट आई फ्लो करेगी, फिर ऐसे बाहर निकलेगी, फिर बाहर चली जाएगी। मैंने इमेजिन करा है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस आरजी है, इसमें फ्लो करने वाली करंट आई है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में मैं पढ़ाऊँगा कि इस आर्मेचर कॉइल में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में इस पर एक कांस्टेंट टॉर्क लगता है। कांस्टेंट टॉर्क क्लॉकवाइज लगता है, वो दरअसल वो कपल मोमेंट होता है, उसको शॉर्ट में टॉर्क भी बोलते हैं। तो उस कपल मोमेंट की वजह से इस आर्मेचर कॉइल में आमीन सॉफ्ट आयरन की कोर में डिफ्लेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होगा। तो ऊपर और नीचे जो पिवट लगा होता है डायल केस में, उस पिवट के एक्सिस के अबाउट इसमें क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो स्पायरल स्प्रिंग टाइट हो जाता है, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है और अल्टीमेटली रिस्टोरिंग टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस कर लेता है। इस पे नेट टॉर्क जीरो हो जाता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन में जो निडल है जाके रुक जाती है।
जब रुक जाती है तो मैंने दिखाया कि जीरो से इसमें एक पर्टिकुलर एंगुलर डिफ्लेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसको रेडियन में हम लोग थीटा बोलते हैं। फॉर द गिवन करेंट I in the galvanometer coil, the angular deflection in radian of this needle of this soft iron core is suppose theta radian। मैंने माना कि इसके प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इज इट? बच्चों, इसका प्रिंसिपल ये होता है, करंट I becomes directly proportional to theta। दिस करंट I becomes directly proportional to theta। अगर आप करंट I इंक्रीज करोगे तो थीटा इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते ये मैक्सिमम हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। फिगर बी में मैंने इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश करी है। मैंने दिखाया कि इसके निडल का फुल स्केल डिफ्लेक्शन थीटा एस रेडियन है और उस वक्त मेरी आर्मेचर कॉइल से फ्लो करने वाली करंट IS है। बच्चों, इस करंट को हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। जब भी इस कॉइल से IS करंट पास कराई जाएगी, इस निडल का डिफ्लेक्शन फुल स्केल होगा, दैट इज थीटा एस रेडियन। ये मैं मान के चलता हूँ। तो मैंने डायग्राम आपको समझा दिया। इसका प्रिंसिपल फार्मूला होता है इक्वल्स के थीटा। के को रिडक्शन फैक्टर ऑफ द ग्लेनोमीटर भी कहते हैं या फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। I इक्वल्स के इंटू थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए और I एम्पियर में होना चाहिए। I बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यही प्रिंसिपल फार्मूला है। यहाँ पे इक्वेशन बनेगा बच्चों, IS इक्वल्स के इंटू थीटा एस। के इज़ अ कांस्टेंट। फिर IS इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम में इक्वेशन दिखाया हूँ कि जब आपके निडल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी तो ये इक्वेशन फॉलो करेगी, I इक्वल्स के थीटा। सो वी विल डिराइव इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। हियर के इज रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गिवन ग्लेनोमीटर। फिगर बी में इक्वेशन बनेगा IS इक्वल्स के इंटू थीटा एस। इज इट? फिर थीटा एस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन रेडियन and IS is full scale deflection current। बच्चों, अगर हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो इस डायग्राम में जो प्लस और माइनस टर्मिनल हैं गैल्वेनोमीटर के, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज कहेंगे। और ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इस VS की वैल्यू आएगी IS इंटू RG। VS इक्वल्स IS इंटू RG। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज यहाँ से आएगा, IS की वैल्यू के इंटू थीटा एस आएगी। न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ने पर ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करे जाएंगे। इसलिए बच्चों मैंने इस इक्वेशन के यहाँ लिख के दिखाया, VS इक्वल्स IS इंटू RG। फिर RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लेनोमीटर कॉइल। Then our next topic is ammeters. An ammeter is an instrument used to measure currents in electrical circuits directly in ampere. The instrument measuring currents of the order of milliampere is called milliammeter. स्कूल लैब में जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो बच्चों, वहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होता है, मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। जो मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मिली एमीटर कहा जाता है। मैं आपको एक डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूँ, कंडीशन फॉर आइडियल एमीटर। अगर कोई एमीटर आइडियल है तो उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो इन द नेक्स्ट फिगर ए वी आर गिवन अ सिंपल सर्किट with one closed loop and a battery with EMF E, internal resistance R and an external resistance capital R as shown. So using Kirchhoff's second law, पहले आप डायग्राम देख लो बच्चों। फिगर ए में मैंने एक सिंपल सर्किट दिखाया है। सिंपल सर्किट है, सिंगल लूप है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, सीरीज में एक बैटरी है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का EMF E है। तो जब हम लोग इस लूप में देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, बता चुका हूँ, सिंगल गिवन बैटरी है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड करंट निकलेगी, क्लॉकवाइज फ्लो करेगी।
बच्चों इस लूप में जब आप किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो करंट आई की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करने पर करंट आई की वैल्यू कितनी आती है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो एक्चुअल करंट जो कैपिटल आर से फ्लो कर रही होगी, एक्चुअल करंट, वही आई कहलाएगी। और बच्चों उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, ईएमएफ ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये तो एक्चुअल करंट है, सही क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इस एक्चुअल करंट को मेज़र करना चाहते हैं। मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अमीटर बोलेंगे। तो फिगर बी में मैं अमीटर इसमें कनेक्ट करने जा रहा हूँ। इस करंट को मेज़र करने के लिए कैपिटल आर के साथ सीरीज में एक अमीटर लगा दिया। अमीटर इस करंट को मेज़र करेगा। बच्चों जो अमीटर होगा वो किसी न किसी गैल्वेनोमीटर से ही बनेगा। गैल्वेनोमीटर में कॉइल होगी, उस कॉइल का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को आर ए लिख दिया और यह उसके नीडल का सिंबल हुआ। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जो एक्चुअल करंट इसमें पहले फ्लो कर रही थी वो मॉडिफाई हो जाएगी एंड द मॉडिफाइड करंट बिकम्स आई डैश। और ये अमीटर अब इस आई डैश को मेज़र करेगा, एक्चुअल करंट को मेज़र कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की वजह से ये करंट मॉडिफाई हो जाएगी। बच्चों इस गिवन सर्किट में फिगर बी में जब मैं फिर से किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करूँगा तो मेजर्ड करंट आई डैश की वैल्यू आएगी ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ए। से इक्वेशन नंबर 2। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग अमीटर कनेक्ट करते हैं तो जो एक्चुअल करंट थी वो मॉडिफाई हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। करंट मॉडिफाई हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है और मेजर्ड करंट का वैल्यू आई डैश मिलेगा ई अपॉन आर प्लस आर ए। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि अमीटर जब इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो एक्चुअल करंट को मेज़र नहीं कर पाएगा। तो आप कंडीशन डेवलप करो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन स्टेट दैट आई डैश टेंस टू आई ओनली इफ आर ए टेंस टू 0। आई मीन अगर अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस आर ए टेंस टू 0 हो जाए, आई मीन वेरी क्लोज टू 0 हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तो जो भी वैल्यू बचेगा वो एक्चुअल करंट आई के बराबर होगा, आई मीन ई अपॉन आर प्लस आर। तो मैथ में हम लोग लिख सकते हैं कि आई डैश टेंस टू आई मीन मेजर्ड करंट विल बी वेरी क्लोज टू एक्चुअल करंट ओनली इफ आर ए टेंस टू 0। इसका मतलब आर ए को अगर हम लोग 0 करने की कोशिश करें तो जो मेजर करंट होगी वो एक्चुअल करंट के लगभग बराबर होगी। तो इससे यहाँ पे आइडियल अमीटर का एक कंडीशन डेवलप होता है, आई डैश टेंस टू आई ओनली इफ आर ए टेंस टू 0। तो आइडियल अमीटर की कंडीशन यहाँ से डेवलप होती है बच्चों, जिसको मैंने स्टेटमेंट बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर रेजिस्टेंसेज इन द सर्किट, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल अमीटर मस्ट बी 0। बच्चों ये डेरिवेशन है और ये स्कूल लेवल के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको डिराइव करके आपको दिखाया। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। किसी गिवन रेंज का अमीटर आप लैब में कैसे मैन्युफैक्चर करोगे, किसी गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाओगे, ये मैं आपको प्रिंसिपल सिखाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों मैं आपको अभी अभी पढ़ाया हूँ कि एक अमीटर आइडियल तब होगा जब उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस टेंस टू 0 होगा। टेंस टू 0 होने का मतलब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। बच्चों इस गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल लगी है उसका रेजिस्टेंस तो फाइनाइट है, इक्वल टू आर जी। आर जी फाइनाइट होता है, 0 तो कतई नहीं होता। तो इसको जब अमीटर बनाएंगे तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस 0 करना पड़ेगा, नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। तो इसका मेथड ये होगा कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में प्लस और माइनस के बीच में
एक वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, RS टेंस टू जीरो के करीब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, डिनोटेड बाय RS। अगर एक वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हो तो आप थ्योरी पढ़ चुके हो कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन स्मॉलेस्ट होता है। आई मीन RG और RS पैरेलल में जुड़े हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो RS से भी छोटा होगा। आई मीन इस डिवाइस का ओवरऑल रेजिस्टेंस RS से भी छोटा होगा, और RS खुद ही टेंस टू जीरो है तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, और ये आइडियल अमीटर कहला सकता है। तब इसमें आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ। सपोज लैब में एक ऐसा अमीटर बनाना चाहते हो जिसका रेंज 0 से 100 एम्पियर है। आई मीन मैक्सिमम रीडिंग ये 100 एम्पियर की देगा। यहाँ पे 100 एम्पियर प्रिंट करा दो, मिनिमम रीडिंग इसका 0 होगा तो इसका रेंज होगा 0 to 100 एम्पियर। तो ये उसके रेंज की अपर लिमिट है। 100 एम्पियर रेंज का आप अमीटर बनाना चाहते हो। प्यारे बच्चों, अभी अभी सिखाया हूँ कि जब इसका निडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, आई मीन थीटा एस के बराबर, उस वक्त गैल्वेनोमीटर कॉइल से बहने वाली करंट सिर्फ IS होती है। और ये जो IS फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है, एक्चुअल में जो IS करंट होती है इसका ऑर्डर फ्यू मिली एम्पियर या फ्यू माइक्रो एम्पियर होता है। IS की वैल्यू होती बहुत कम है, लेकिन बच्चों मैंने तो यहाँ पे 100 एम्पियर प्रिंट करा रखा है। जब निडल 100 एम्पियर रीड करेगा तो माना जाएगा कि इस डिवाइस, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आने वाली जो करंट है बाहर से आने वाली, वो 100 एम्पियर है। तो सर्किट से आने वाली करंट अगर 100 एम्पियर है तो इसका रीडिंग 100 एम्पियर आएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन हकीकत क्या है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्रिएट कराने के लिए कॉइल से गुजरने वाली करंट नेग्लिजिबल होती है, वेरी स्मॉल होती है, फ्यू मिली एम्पियर होती है। यानी कि यहाँ से निकल के कॉइल से गुजरने वाली करंट तो IS ही होनी चाहिए, क्योंकि IS करंट पर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये बाहर से आने वाली करंट 100 एम्पियर है, सर्किट वाली करंट, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस बाईपास कराना पड़ेगा। बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस I माइनस IS जो लार्ज करंट होगी वो एक स्मॉल रेजिस्टेंस RS से पास कर जाएगी। इसको बाईपासिंग बोलते हैं। जब ये वेरी वेरी स्मॉल है तो इससे गुजरने वाली करंट वेरी वेरी लार्ज होगी, दैट विल बी कॉल्ड I माइनस IS। दिस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को बाईपास करा देते हैं, फिर ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं, इक्वल टू I बन के सर्किट में फ्लो कर जाती हैं। टेक ऑब्जर्वर जो इस डिवाइस, इस इंस्ट्रूमेंट को लैब में यूज कर रहा होगा, उसने तो यहाँ पे 100 एम्पियर प्रिंट करा रखा है, तो उसे तो ऐसा ही लगेगा कि इस डिवाइस के अंदर आने वाली करंट 100 एम्पियर है, तो बाहर से आने वाली करंट सचमुच का 100 एम्पियर होगी। तो इसका मैक्सिमम रीडिंग आएगा 100 एम्पियर, होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मगर हकीकत ये है कि गैल्वेनोमीटर कॉइल से जाने वाली करंट 100 एम्पियर कतई नहीं होगी, ये तो नेग्लिजिबल करंट होगी, वो सिर्फ IS होगी। IS की वैल्यू K इंटू थीटा एस होता है। तो इन दोनों का जो लार्ज डिफरेंस होगा उसको शंट रेजिस्टेंस से बाईपास कराते हैं। इसके लिए इसको वेरी वेरी स्मॉल रखना होता है। इस तरह से ये मैन्युफैक्चर हो गया और कहा जाएगा कि मैंने लैब में एक अमीटर बनाया जिसका रेंज 0 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में है, और 100 एम्पियर मैक्सिमम करंट जो सर्किट में जनरेट हो रही होगी उसको माना जाएगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर कॉइल से बहुत छोटी सी करंट जा रही होगी, उसको सिर्फ IS बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा आप देख लो। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस कॉइल में होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस RS में होगा। तो ओम्स लॉ यूज करूँगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, IS इंटू RG, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I माइनस IS इंटू RS, और दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल आएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा बच्चों, IS इंटू RG इक्वल्स I माइनस IS इंटू RS। फिर RS की वैल्यू यहाँ पे आएगी IS अपॉन I माइनस IS इंटू RG। तो बच्चों, मुझे पहले से IS की वैल्यू पता होगी। जब हम लोग इस मीटर को परचेस करने जाएंगे
ताइस की वैल्यू हमें पहले से पता होगी, और आई तो मैंने खुद डिसाइड किया है कि ये 100 एम्पेयर रेंज का होना चाहिए। तो आई मुझे पता है, आई एस प्रिंटेड होगा, आर जी भी हमें पहले से पता होगा, प्रिंटेड होगा। यहाँ ये सारी क्वांटिटी पुट करने के बाद शंट रेजिस्टेंस जो मुझे इसमें लगाना है, कनेक्ट करना है, आर एस की वैल्यू मैं सॉल्व कर लूँगा, और सॉल्व करने के बाद वही आर एस की वैल्यू पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। तो मेरा जो अमीटर है वो 0 से 100 एम्पियर रेंज का मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो जनरली आपसे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो इसी फार्मूले पे पूछे जाते हैं, और इस फार्मूले में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जाती है, जिसको मैंने यहाँ से सॉल्व करना आपको सिखा दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ मीटर। बच्चों मैं आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। A voltmeter is an instrument used to measure potential difference between 2 points in electrical circuits directly in volt. The instrument measuring potential differences of the order of millivolt is called millivoltmeter. इससे हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं किसी सर्किट में, ये होता है वोल्टमीटर। कंडीशन फॉर आइडियल वोल्टमीटर, इसका डेफिनेशन पढ़ना होगा। सी द नेक्स्ट फिगर ए, वी नो दैट एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर विल बी। बच्चों फिर से एक सिंपल सर्किट में दिखाना चाहता हूँ आपको, वही ओरिजिनल सिंपल सर्किट जिसमें एक बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके साथ सीरीज में एक एक्सटर्नल आर लगा हुआ है। बच्चों इस सिंपल सर्किट में सिंगल करंट आई फ्लो करेगी, ये मैं सिखा चुका हूँ। कैपिटल आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज होगा, ओम्स लॉ से उसका फॉर्मूला होगा इंटू आर। तो एक्चुअल वोल्टेज जो कैपिटल आर के क्रॉस होता है वो दरअसल आई इंटू आर होता है, इज इट, ये एक्चुअल वोल्टेज है। लेकिन जब इसको आई की वैल्यू हम लोग पहले निकालना सीखे हुए हैं, यार एक्चुअल वोल्टेज V इक्वल्स आई इंटू आर, एंड यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ वी हैव आई इक्वल्स एफ अपॉन आर प्लस आर, ये सीख चुके हो। तो एक्चुअल वोल्टेज के फार्मूले में आई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो आता है आर अपॉन आर प्लस आर, फिर कैपिटल आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू आती है एफ अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 इसको बना दो, तो ये फार्मूला बन गया एक्चुअल वोल्टेज V का। लेकिन इसको मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेज़र करना है। तो इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में आप यहाँ पे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाओगी। बच्चों वोल्ट मीटर में भी बेसिक डिवाइस तो गैल्वेनोमीटर ही होगा। गैल्वेनोमीटर में कॉइल होगी, उसमें निडल होगी, कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को इस बार हमने आरवी सिंबल दे दिया। तो आप देख सकते हो कि ये सर्किट मॉडिफाई हो गया, कैपिटल आर के साथ आर भी पैरेलल में आने से इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया, इसलिए इसकी जो मेन करंट होगी वो भी मॉडिफाई हो जाएगी, वो आई के बजाय आई डैश हो जाएगी। तो आई डैश इस जंक्शन तक जाएगी, फिर कुछ करंट कैपिटल आर से फ्लो कर जाएगी, से दैट इज़ I1, दोनों का डिफरेंस ऊपर के रास्ते से जाएगी, दैट इज आई डैश माइनस I1। तो ऊपर से आरवी के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी बच्चों, वो आई डैश माइनस I1 होगी, जो आरवी के थ्रू फ्लो करेगी। फिर इस जंक्शन पे दोनों कंबाइन होकर आई डैश बन जाएंगी, और आई डैश इसमें सर्कुलेट हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो इन 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज मॉडिफाई हो जाता है। अब जो वोल्टेज आएगा वो I1 इंटू कैपिटल आर आएगा, ये करंट मॉडिफाई हो गई। पहले कैपिटल आर से आई करंट फ्लो करती थी, तो एक्चुअल वोल्टेज मिला था इंटू आर, अब यहाँ से I1 करंट फ्लो करने लगी, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज 2 पॉइंट के बीच में मॉडिफाई हो जाता है, दैट बिकम्स V डैश इक्वल्स I1 इंटू आर। तो ये जो वोल्ट मीटर डिवाइस है वो दरअसल V डैश को मेज़र करेगा, एक्चुअल वोल्टेज V को मेज़र कर ही नहीं पाएगा। तो इसको आइडियल बनाने की कंडीशन सीखो। पहले V डैश का फॉर्मूला बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ देखो। बच्चों आप जानते हो कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट पहले निकालो। R और RV का इक्विवेलेंट फार्मूले से निकालोगे तो आता है R इंटू RV अपॉन R प्लस RV। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट
स्मॉल आर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा बच्चों आर इंटू आर वी अपॉन आर वी प्लस स्मॉल आर। फिर इस बैटरी की ईएमएफ को ओवरऑल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो मेन करंट आई डैश सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आई डैश आपको सॉल्व करना दिखा रहा हूँ। देखो वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो वी डैश जो मेजर्ड वोल्टेज है ये दोनों ऊपर नीचे बराबर आएगा। कैपिटल आर के थ्रू आएगा आई वन इंटू आर, और आर वी के थ्रू जो वोल्टेज आएगा आई डैश माइनस आई वन इंटू आर वी। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, ये दोनों बराबर हो गए। बच्चों यहाँ से आई डैश की वैल्यू सॉल्व करी जाएगी। आई डैश की वैल्यू आप पहले यहाँ पे सॉल्व कर लो। मैं अभी भी बताया हूँ कि आई डैश को निकालने का सिंपल मेथड ये होगा कि उस लूप में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिराइव कर लो। अभी अभी बताया हूँ कि उस गिवन लूप का फिगर बी में ये होगा ओवरऑल रेजिस्टेंस, और बैटरी के ईएमएफ को ओवरऑल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो आई डैश की वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर इस इक्वेशन पे वापस लौट आओ, राइट हैंड साइड को आई वन से डिवाइड कर डालो और आर वी को आर के नीचे ले आओ। आई डैश माइनस आई वन अपॉन आई वन इक्वल्स आर अपॉन आर वी। इज इट? आई वन से इसको डिवाइड कर डालो, गिव्स यू आई डैश अपॉन आई वन माइनस वन इक्वल्स आर अपॉन आर वी। फिर वन को इधर ट्रांसफ़र कर डालो, आई डैश अपॉन आई वन आता है वन प्लस आर अपॉन आर वी। इज इट? इसको वन में मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, इतना आएगा। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई वन की वैल्यू निकालो। नाउ आई वन कम्स आउट आर वी अपॉन आर प्लस आर वी इंटू आई डैश। बच्चों मैंने आई वन की वैल्यू आई डैश में कन्वर्ट कर डाली। अब आई डैश की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुट कर डालूँगा तो आई वन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। वही करने जा रहा हूँ। Look, measured voltage V dash equals I1 into capital R, that is RV upon R plus RV into I dash। हमें I dash की वैल्यू जो प्रीवियस पेज पे डिराइव करा उसको ला के यहाँ पे पुट कर दिया। इज इट? पुट कर दिया। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर ही बचेगा, यहाँ वन बचेगा, और कॉमन लेने पर यही क्वांटिटी को स्मॉल आर के नीचे डिवाइड करना होगा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। फाइनली बच्चों हम लोगों को वी डैश की जो वैल्यू सिंप्लीफाई होके मिलने जा रही है वो कुछ ऐसा मिलने जा रहा है। ऊपर ईएमएफ बचेगा, यहाँ वन बचेगा, प्लस स्मॉल आर, और डिवाइड करूँगा तो ये क्वांटिटी यहाँ रेसिप्रोकेट हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे होगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो इस ब्रैकेट में दो टर्म इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये मेजर्ड वोल्टेज वी डैश का फॉर्मूला बन गया। सी दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 1 में एक्चुअल वोल्टेज जो आप निकाले हो वो इतना नहीं था, इससे अलग था। तो कंडीशन डेवलप करो। कंडीशन ऐसे होगी, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन स्टेट दैट वी डैश टेंस टू वी, आई मीन मेजर्ड वोल्टेज will tend to actual voltage only if RV tends to infinity। बच्चों अगर इसको इन्फिनिटी मान लिया जाए तो ये रेशियो 0 आएगा, ब्रैकेट में खाली 1 बाई कैपिटल आर आएगा। जब ब्रैकेट में खाली 1 बाई कैपिटल आर आएगा तो जो भी वैल्यू यहाँ बचेगी वो एक्चुअल वोल्टेज के बराबर होगी। बच्चों आपने एक्चुअल वोल्टेज यहाँ डिराइव किया है। न्यूमरेटर में ईएमएफ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 था। तो किस कंडीशन में मेरा इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल वोल्टेज रीड करेगा, किस कंडीशन में, वही मैंने डिराइव किया है। ये एक्चुअल वोल्टेज मेरा इंस्ट्रूमेंट रीड तब करेगा जब आर वी की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी होगी। इसको फिर से देखो बच्चों, अगर मैं इसको इन्फिनिटी कर दूँ किसी भी तरह से तो ये 0 हो जाएगा। यह स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बचेगा, जो कुछ भी बचेगा वही एक्चुअल वोल्टेज वी के बराबर होगा। तो हम लोगों ने प्रूफ किया कंडीशन कि मेजर्ड वोल्टेज विल टेंड टू एक्चुअल वोल्टेज ओनली इफ आर वी टेंड्स टू इन्फिनिटी। इससे क्या पता चलता है कि एक आइडियल वोल्टमीटर वो होगा जिसकी कॉइल का ओवरऑल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। तो बच्चों ये मैंने कंडीशन डिराइव किया आइडियल वोल्टमीटर का
Hence the resistance of the voltmeter should be very high compared to any circuit resistor across which the voltmeter is connected. That is, the resistance of the ideal voltmeter must be infinite. बच्चों ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेट RG बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड IS बी द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। बच्चों इस डायग्राम को देखो, हम लोगों ने अभी अभी ये सीखा है ये आइडियल वोल्टमीटर तब होगा जब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस इस इंस्ट्रूमेंट का इनफाइनाइट होगा। बच्चों इस बार रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज में लगाना पड़ेगा। RG तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस तो फाइनाइट होता है, लेकिन इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ओवरऑल रेजिस्टेंस वेरी लार्ज करना पड़ेगा। तो RG जो कॉइल का रेजिस्टेंस है उसके साथ यहाँ पे साइड में सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाएगा, इसको RV बोलेंगे। अगर RG के साथ सीरीज में लगा दूँ तो इस पूरी डिवाइस का ओवरऑल रेजिस्टेंस वेरी लार्ज हो जाएगा और ये डिवाइस एक वोल्टमीटर के तौर पे काम करनी शुरू करेगी। तो ये आइडियल वोल्टमीटर बन जाएगा। एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस RG के साथ सीरीज में लगा दूँ और इसको एक डायल केस में पैक कर दूँ तो ये पूरा पैकिंग वो एक वोल्टमीटर कहलाएगा। प्रैक्टिकली हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज का वोल्टमीटर डिज़ाइन करना चाहते हैं। मान लो ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा वोल्टमीटर बनाऊँ जिसके रेंज का अपर लिमिट 100 वोल्ट हो। तो मैं यहाँ पे लैब में प्रिंट करूँगा 100 वोल्ट, जहाँ 100 लिखा है या 100 वोल्ट प्रिंट कर दूँगा। तो रेंज का लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 100 वोल्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच अगर कैपिटल R जुड़ा है, सर्किट का ये कैपिटल R जुड़ा है और इसी के क्रॉस हम लोग वोल्टेज मेज़र करना चाहते हैं, तो इस कैपिटल R के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा V वो 100 वोल्ट अगर है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। ये जो V वोल्ट होगा वो इन दो पॉइंट के बीच में होगा और मान लो ये मेरे अपर लिमिट के बराबर है और अपर लिमिट में 100 वोल्ट चाहता हूँ तो 100 वोल्ट पे निडल जाके रुक जानी चाहिए। जब निडल 100 वोल्ट पे जाके रुक जाएगी तो रीड करने वाले को ऐसा लगेगा कि कैपिटल R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई मीन जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट के बराबर है, दैट इज़ V। तो बच्चों इसको तो हमने सीरीज़ में लगाया, ये सर्किट का पार्ट है। आपके सर्किट में मेन करंट I आ रही है, कैपिटल R आपके सर्किट का पार्ट है, R भी तो मेरे वोल्टमीटर का पार्ट बन चुका है। इस मेन करंट I हम लोग यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहते हैं। थ्योरी ये पढ़ाई गई है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब आपका निडल कितना डिफ्लेक्ट होगा, थीटा रेडियन। बट थीटा रेडियंस डिफ्लेक्शन के लिए कॉइल से गुजरने वाली करंट केवल IS होनी चाहिए। IS कुछ मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है। तो ये तो करंट वेरी स्मॉल होनी चाहिए और डेफिनिट होनी चाहिए, आई मीन वो करंट तो यहीं से होके पास करेगी। तो मैं मान रहा हूँ कि RV के रास्ते से केवल IS गुजरेगी और RG से गुजरते हुए यहाँ तक आएगी। लेकिन आपके सर्किट में ये करंट तो डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट फ्रॉम IS हो सकती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों I माइनस IS वो कैपिटल R के थ्रू फ्लो कर जाएगी, फिर इस जंक्शन पे आएगी I माइनस IS, ऊपर से आएगी IS, फिर ये दोनों कंबाइन होकर I बन जाएंगी, सर्किट में सर्कुलेट हो जाएगी। और जब मेरा वोल्टमीटर 100 वोल्ट रीड कर रहा होगा तो रीड करने वाले को ऐसा महसूस होगा कि कैपिटल R के क्रॉस दो पॉइंट के बीच में जो इस वक्त वोल्टेज अवेलेबल है दैट इज़ V वोल्ट इक्वल्स 100 वोल्ट, और ये मेरे वोल्टमीटर का रेंज का अपर लिमिट माना जाएगा। अब बच्चों इस डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ कि प्लस और माइनस के बीच में अगर अपर लिमिट के बराबर वोल्टेज है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा और V की वैल्यू IS इंटू
टोटल रेजिस्टेंस इन द अपर लाइन लिख सकता हूँ। तो अपर लाइन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, आर वी प्लस आर जी। तो आर वी प्लस आर जी को उससे गुजरने वाली करंट आई एस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज वी है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे बस इक्वेशन ऐसे बनेगा, V इक्वल्स आई एस इंटू आर जी प्लस आर वी। इस V को रेंज का अप्पर लिमिट माना जाएगा, फिर आई एस से डिवाइड किया जाएगा, फिर आर जी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो आर वी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इसी पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स में, कि जो हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज़ में लगाने वाले हो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। So this is upper limit of voltage upon full scale deflection current minus गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करने पर RV मिलेगा, और RV की इस वैल्यू को जब आप RG के साथ सीरीज में लगा दोगे तो आपके वोल्ट मीटर का जो अपर लिमिट रेंज आएगा वो V के बराबर आएगा। तो सारे न्यूमेरिकल बच्चों ऐसी लाइन पे पूछे जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, RV is high resistance to be connected in series with the galvanometer coil, and V is the upper limit of voltmeter range. IS is full scale deflection current in the coil. सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे होंगे। तो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। और इसमें जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं, अभी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको पढ़ाऊँगा। और नेक्स्ट एपिसोड में मेरा कमिंग टॉपिक होगा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करेंट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने जा रहा हूँ। और मैं इसी तरह से आपको डायग्राम बना के समझाते जाऊँगा, डेरिवेशन बताते जाऊँगा, सो दैट आपको पूरे एनालिसिस सिंप्लीफाइड लगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन्स बोथ। इसमें फर्स्ट पार्ट होगा सीवेक इफेक्ट, सेकेंड पार्ट होगा पेल्टर इफेक्ट। यही दो इफेक्ट इसमें आप पढ़ोगे, कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ ग्राफ होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं कवर करने जा रहा हूँ सीवेक इफेक्ट एंड पेल्टर्स इफेक्ट। उसके बाद बच्चों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ाना है, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो बच्चों थर्मल इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाऊंगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो टॉपिक होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसी में आप इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ोगे, फिर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ोगे। तो आप इसको फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि वे हैव टू लॉज, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसको मैं बहुत डिटेल में डायग्राम से समझाऊंगा आपको, वो आपको समझ में आएगा। तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी नेक्स्ट एपिसोड में मैं कवर करूँगा। सो प्यारे बच्चों अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।